आज की इस चर्चा में हम इसी ऐतिहासिक और रोमांचक सफर का एक गहन विश्लेषण करने वाले हैं। जो 1951 से 2017 तक भारत के आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग। हाँ, इकोनॉमिक प्लानिंग के सफर और अंततः नीति आयोग के जन्म की पूरी कहानी बयान करता है। बिल्कुल, ये जानना जरूरी है क्योंकि नियोजन या प्लानिंग असल में किसी भी देश के लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई घर बनाने से पहले उसका एक बारीक ब्लूप्रिंट तैयार करता है। सही एनालॉजी है ना? ये ब्लूप्रिंट तय करता है कि देश के जो सीमित संसाधन हैं उनका इस्तेमाल कहाँ और कैसे होगा, ताकि विकास की एक मजबूत इमारत खड़ी की जा सके। ये दस्तावेज सिर्फ कुछ सरकारी योजनाओं की उबाऊ सूची नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक राष्ट्र के सोचने के तरीके में आए बदलाव का ऐतिहासिक दस्तावेज है। एक गरीब देश के महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा का सबूत है। चलिए, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मतलब इससे पहले कि हम आज़ाद भारत में योजनाओं के लागू होने की बात करें, ये जानना जरूरी है कि ये विचार आए कहाँ से। नींव रखने से पहले नक्शा किसने बनाया? सही बात है। हाँ, तो दस्तावेज के अनुसार इस विचार की प्रेरणा 1928 से 1932 के बीच सोवियत संघ और जोसेफ स्टालिन की पंचवर्षीय योजनाओं से मिली थी। हाँ, वो पहला स्पार्क था दुनिया के लिए। लेकिन भारत के संदर्भ में इसका पहला आधिकारिक ब्लूप्रिंट 1934 में आया, जब एम विश्वेश्वरैया ने अपनी किताब प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया लिखी। और वो एक इंजीनियर थे। हाँ, तो ये पूरी तरह से एक टेक्नोक्रेट की सोच थी। सही कहा। और यहीं से ये विचार किताबी पन्नों से निकलकर राजनीति की मुख्य धारा में आना शुरू हुआ। मतलब 1938 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा हरिपुरा अधिवेशन के दौरान। ओहो, वो राष्ट्रीय नियोजन समिति वाला हिस्सा। बिल्कुल, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं थी। एक राजनीतिक विजन था ये। एकदम स्पष्ट विजन। आजादी से लगभग एक दशक पहले ही इन नेताओं को यह अंदाजा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक एक खोखला शब्द है जब तक कि देश आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर ना हो जाए। एकदम सटीक। और फिर आता है 1944 का बॉम्बे प्लान, जो सच में बहुत ही दिलचस्प है। मतलब ये 8 बड़े उद्योगपतियों का एक समूह था। हाँ, जे.आर.डी. टाटा और जी.डी. बिरला जैसे लोग। हाँ, और उनकी रणनीति ये थी कि सरकार बुनियादी ढांचा बनाए और गरीबी कम करे, ताकि उद्योगों के लिए बाजार तैयार हो सके। बाजार का निर्माण। क्या ये ऐसा नहीं है जैसे किसी बड़े मॉल के मालिक सरकार से कहें कि भाई आप हमारे मॉल तक आने के लिए सड़कें और पार्किंग बना दीजिए और लोगों की जेब में पैसे डाल दीजिए? हाँ, ताकि लोग हमारी दुकानों तक आसानी से आ सकें और खरीदारी कर सकें। ये तो पूंजीपतियों द्वारा सरकार से बुनियादी ढांचे की मांग करने का एक क्लासिक उदाहरण लगता है मुझे। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। देखो, उन उद्योगपतियों को ये अच्छी तरह पता था कि एक गरीब देश में वो अपने दम पर बाजार खड़ा नहीं कर सकते। मतलब सड़कों और बिजली का खर्च वो खुद नहीं उठा सकते थे। बिल्कुल। सड़कें, बिजली, रेलवे, इनमें बहुत भारी निवेश चाहिए था, जो उस वक्त सिर्फ एक मजबूत सरकारी कर सकती थी। उन्हें एक ऐसा राज्य चाहिए था जो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ा सके, सामान खरीदने की क्षमता। हाँ, तो इस पूरी वैचारिक बहस ने आज़ादी के बाद के संस्थागत ढांचे की नींव रखी। और इसी का नतीजा था कि मार्च 1950 में योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। हाँ, और पहले उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा बने। और पता है, दस्तावेज में ये भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि योजना आयोग का संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं था। मतलब इसे सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी का गठन हुआ, ताकि इस पूरे संघीय ढांचे में राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सहमति भी शामिल की जा सके। हाँ, जिसे के संथानम ने सुपर कैबिनेट कह दिया था। बिल्कुल। पर यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि कैसे एक नई मशीनरी तैयार होते ही उसे तुरंत भयानक जमीनी हकीकत का सामना करना पड़ा। आप पहली पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं ना? हाँ, पहली योजना जो 1951 से 1956 तक चली, वो किसी आदर्श विकास मॉडल से ज्यादा एक सर्वाइवल मोड थी। ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। क्योंकि उस समय देश के सामने विभाजन के कारण आया शरणार्थी संकट था और लोग भूखों मर रहे थे, अनाज की भारी किल्लत थी। इसीलिए पहली योजना में सारा पैसा और ध्यान कृषि, सिंचाई और बिजली पर लगा दिया गया। भाखड़ा नांगल और दामोदर घाटी जैसी विशाल बांध परियोजनाएं। नेहरू जी ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। हाँ बिल्कुल, वो इसी दौरान बनी।
साथ ही 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 1953 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी। और 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। हाँ, और आंकड़े बताते हैं कि ये योजना अत्यधिक सफल रही। मतलब जो लक्ष्य था उससे ज्यादा विकास दर हासिल की गई। बहुत सफल रही। लेकिन जैसे ही पहली योजना सफल हुई, दूसरी योजना में पेंडुलम पूरी तरह से दूसरी तरफ घूम गया। मतलब लक्ष्य एकदम बदल गए। बिल्कुल। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 तक चली, वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और ये एक बहुत ही क्रांतिकारी और काफी विवादित भी है ना? हाँ, कुछ लोगों के लिए विवादित दृष्टिकोण था। शरणार्थियों को खिलाने की जद्दोजहद से निकलकर देश ने तुरंत भारी औद्योगिकरण की महत्वाकांक्षा की ओर छलांग लगा दी। भारी उद्योग? हाँ, प्राथमिकता बन गए भारी उद्योग, यानी मशीनें बनाने वाली मशीनें। एक मिनट रुके, ये थोड़ा उलझाने वाला लगता है। देश में अभी भी गरीबी थी, लोगों को बुनियादी चीजें चाहिए थीं और सरकार अपना सारा पैसा बड़े बड़े स्टील प्लांट्स बनाने में लगा रही थी। सुनने में अजीब लगता है। मतलब ये तो ऐसा हुआ जैसे घर की छत टपक रही हो और मालिक एक लग्जरी गैरेज बनाने में अपना सारा पैसा फूंक दे। ऐसा क्यों किया गया? बाहर से देखने पर यह बिल्कुल ऐसा ही लगता है, लेकिन महालनोबिस का तर्क बहुत गहरा था। अच्छा। उनका मानना था कि अगर हम कपड़े या जूते बनाने की मशीनें लगातार बाहर से खरीदते रहेंगे तो हम हमेशा विदेशों पर निर्भर रहेंगे। सच्ची आज़ादी तब मिलेगी जब हम वो फैक्ट्रियां लगाएंगे जो मशीनें बनाती हैं। ओहो, मतलब लॉन्ग टर्म सोच थी। बिल्कुल। भले ही इसके लिए अगले 10-15 साल तक आम नागरिक को उपभोक्ता सामान यानी कंज्यूमर गुड्स कम मिले, लेकिन लंबी अवधि में देश आत्मनिर्भर बन जाएगा। यह एक बहुत बड़ा दांव था। और इसी समय भारत ने आधिकारिक तौर पर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र काम करेंगे। हाँ, 1956 में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी LIC बना। साथ ही 3 बड़े स्टील प्लांट स्थापित किए गए, रूस की मदद से भिलाई में, ब्रिटेन की मदद से दुर्गापुर में, और पश्चिमी जर्मनी की मदद से राउरकेला में। लेकिन देखो, महत्वाकांक्षा और असलियत में अक्सर टकराव होता है। वो कैसे? जब हम तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौर में आते हैं, जो 1961 से 1966 तक चली और गाडगिल योजना पर आधारित थी, तो तस्वीर काफी दर्दनाक हो जाती है। इस दौरान 1961 का इनकम टैक्स एक्ट आया और 1964 में उद्योगों को लोन देने के लिए IDBI बैंक की नींव तो पड़ी। पर असल में ये दौर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भारी झटकों का था। बिल्कुल। और यहाँ आकर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि दस्तावेज में 3 बड़े झटकों का जिक्र है। 1962 का भारत चीन युद्ध, फिर 1965 का भारत पाक युद्ध, और 1965-66 का वो भीषण सूखा। हाँ, जिसने खेतों को पूरी तरह बंजर कर दिया था। इन लगातार संकटों ने तो अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी। स्टील प्लांट्स और भारी उद्योगों के सारे सपने धरे रह गए। और देश को ये कड़वी सच्चाई समझ में आ गई कि पेट की भूख सबसे ऊपर है, स्टील बाद में खाया जा सकता है। सही बात है। युद्ध और अकाल ने खजाने को पूरी तरह से सोख लिया था। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि पंचवर्षीय योजनाओं की इस पूरी प्रक्रिया को ही रोकना पड़ा, जिसे हम योजना अवकाश कहते हैं। हाँ, 1966 से 1969 तक के 3 साल के कालखंड को योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे कहा जाता है। इस दौरान 5 साल के बड़े सपने देखने के बजाय सरकार ने 3 साल तक केवल एक साल की वार्षिक योजनाएं चलाईं, ताकि किसी तरह बस गुजारा हो सके। बिल्कुल, सर्वाइवल वापस आ गया था। लेकिन कहते हैं ना कि जरूरत ही आविष्कार की जननी है। इसी भीषण संकट ने भारत को हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन की ओर धकेला। वो एक टर्निंग पॉइंट था। हाँ, जब खाने को अनाज नहीं था, तब डॉक्टर MS स्वामीनाथन और विश्व स्तर पर डॉक्टर नॉर्मन E. बोरलॉग के वैज्ञानिक प्रयासों से एक चमत्कार हुआ। उन्नत बीजों का इस्तेमाल। बिल्कुल, उन्नत बीजों और उर्वरकों से गेहूं के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई। ये वो समय था जब भुखमरी के कगार पर खड़ा एक देश अपनी खाद्य सुरक्षा खुद तय करने के लिए संघर्ष कर रहा था। और वो सफल भी हुए। हरित क्रांति ने देश को भुखमरी से तो बचा लिया, लेकिन इसने एक नई समस्या पैदा कर दी। असमानता की समस्या। हाँ, असमानता। खेती से होने वाला लाभ समाज के हर वर्ग तक नहीं पहुंचा। जो किसान पहले से संपन्न थे, जिनके पास सिंचाई की अच्छी सुविधा थी, जैसे पंजाब और हरियाणा के किसान, बिल्कुल, वे और अमीर हो गए, जबकि छोटे और सीमांत किसान पीछे छूट गए। इसी आर्थिक खाई ने एक नए राजनीतिक युग को जन्म दिया।
चौथी पंचवर्षीय योजना जो 1969 से 1974 तक चली और जो अशोक रुद्र और एएस मान्य मॉडल पर आधारित थी, वो इसी पृष्ठभूमि में आई। और इस दौर की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली घटना थी 19 जुलाई 1969 को 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन। और पता है, इस दस्तावेज का एक आंकड़ा सच में हैरान करता है। इस एक फैसले से रातों रात 85% बैंकिंग डिपॉजिट्स पर सरकार का कब्जा हो गया। 85%? एक बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, ये सुनने में सिर्फ एक वित्तीय फैसला लगता है, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा पावर मूव था। बिल्कुल था। अगर गहराई से सोचें तो प्राइवेट बैंक्स गांवों में शाखाएं खोलने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि वहां उन्हें कोई मुनाफा नहीं दिखता था। सही कहा। सारा पैसा शहरों के अमीर लोगों या बड़े उद्योगों को लोन में जा रहा था। गांव का गरीब आदमी या छोटा किसान अगर एक ट्रैक्टर भी लेना चाहे तो उसे साहूकार के ही चंगुल में फंसना पड़ता था। और वो साहूकार भारी दाज लेते थे। बिल्कुल, इसलिए सरकार ने ये कड़ा कदम उठाया। ये ग्रामीण भारत को एक बहुत बड़ा संदेश था कि देश का पैसा सिर्फ चंद सेठों का नहीं है, बल्कि उनका भी है। हालांकि 1971 के बांग्लादेश संकट और युद्ध के कारण चौथी योजना भी अपने विकास लक्ष्यों से भटक गई थी। फिर से युद्ध का असर? हाँ, और इसके बाद आती है पांचवी योजना 1974 से 1979 तक, जो डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य लक्ष्य सिर्फ एक कागजी नारा नहीं था, बल्कि एक सीधा राजनीतिक उद्देश्य था। गरीबी हटाओ। बिल्कुल, गरीबी हटाओ। और इसी दिशा में 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया और उसी साल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक्स की स्थापना हुई, ताकि गांव में छोटे कर्ज दिए जा सकें। लेकिन ये दौर आपातकाल और भारी राजनीतिक उथल-पुथल का भी था। इमरजेंसी का समय। हाँ, सत्ता परिवर्तन हुआ, नई सरकार आई, जनता पार्टी की सरकार। हाँ, और उसने इस पांचवी योजना को इसके समय से 1 साल पहले ही 1978 में खत्म कर दिया। और यहाँ से प्लानिंग का एक बिल्कुल नया प्रयोग शुरू होता है। हाँ, एक ऐसा प्रयोग जिसे दस्तावेज में द फिक्स्ड मेन्यू और द रोलिंग बुफे की बहुत ही मजेदार एनालॉजी से समझाया गया है। मुझे भी वो हिस्सा बहुत पसंद आया। है ना? 1978 से 1980 के बीच पंचवर्षीय योजना को हटाकर, जो कि एक फिक्स्ड मेन्यू की तरह थी, जहां 5 साल के लिए एक बार जो तय हो गया वही चलेगा, उसकी जगह अनवरत योजना या रोलिंग प्लान लाया गया। ये एक बुफे की तरह था, काफी लचीला। हर साल अर्थव्यवस्था की असल स्थिति का मूल्यांकन होता था और उसी हिसाब से अगले साल के लक्ष्य तय किए जाते थे। जो कि स्वीडिश अर्थशास्त्री गुन्नार मिर्डल की मशहूर पुस्तक एशियन ड्रामा से प्रेरित था। हाँ, हालांकि 1980 में जैसे ही फिर से सरकार बदली, इसे मात्र 2 साल में ही बंद कर दिया गया। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये साफ दिखता है कि कैसे आर्थिक नीतियां अब जमीनी हकीकत से ज्यादा राजनीतिक विचारधाराओं के टकराव का अखाड़ा बन गई थी। बिल्कुल, सरकारें बदल रही थी, नीतियां बदल रही थी। और 1980 के दशक में आते आते ये स्पष्ट होने लगा कि पुराने तौर तरीके अब अर्थव्यवस्था को आगे नहीं ले जा सकते। छठी योजना जो 1980 से 1985 तक थी और सातवीं योजना 1985 से 1990 तक, इन दोनों का दौर एक बहुत बड़ा संक्रमण काल था, ट्रांजिशन का फेस। हाँ, दस्तावेज के अनुसार छठी योजना में नेहरूवादी समाजवाद का अंत साफ दिखने लगा था। अब पुरानी सरकारी कंपनियों में नई तकनीक और आधुनिकीकरण पर जोर दिया जाने लगा। मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत। बिल्कुल, इसी दौरान 1982 में कृषि और ग्रामीण विकास को समझने के लिए एक विशेष बैंक नाबार्ड बना और व्यापार के लिए एक्जिम बैंक की स्थापना हुई। और सातवीं योजना में तो सोच ही पूरी तरह से बदल गई। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि सरकारी क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट कंपनियों को अधिक प्राथमिकता दी गई। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट था। बहुत बड़ा। 1988 में शेयर बाजार पर नजर रखने के लिए सेबी बना और 1990 में छोटे उद्योगों के लिए सिडबी बैंक की स्थापना हुई। लेकिन इससे पहले कि ये निजीकरण पूरी तरह से परवान चढ़ता, भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने अब तक का सबसे खौफनाक संकट आ खड़ा हुआ। 1990-92 का भुगतान संतुलन संकट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। आसान भाषा में कहें तो देश के पास बाहर से तेल और जरूरी सामान मंगाने के लिए डॉलर ही नहीं बचे थे। खजाना बिल्कुल खाली था। हाँ, विदेशी मुद्रा भंडार मात्र कुछ हफ्तों के लिए बचा था। भारत दिवालिया होने की कगार पर था। और स्थिति इतनी खराब हो गई कि देश को अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखना पड़ा, जो कि किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा झटका होता है। बिल्कुल।
तो यहाँ एक स्वाभाविक सवाल उठता है, क्या 1991 का जो मशहूर उदारीकरण हुआ वो कोई सोची समझी महान रणनीति थी या फिर महज एक मजबूरी में उठाया गया कदम क्योंकि गले पर तलवार लटकी थी? ये एक बहुत ही पैनी टिप्पणी है और सच्चाई ये है कि ये संकट ही था जिसने बदलाव को एक मजबूरी बना दिया था। मतलब जब देश का सोना गिरवी रखा हो तो विकल्प बचते ही कहाँ हैं? हाँ, कुछ तो करना ही था। लेकिन इस मजबूरी को जिस तरह से एक अवसर में बदला गया वो काबिले तारीफ है। 1991 की नई आर्थिक नीति आई, एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इसका जमीनी असर क्या था? उदारीकरण ने सालों से चले आ रहे उस दमघोटू लाइसेंस राज को खत्म कर दिया, जहां एक छोटी सी फैक्ट्री लगाने के लिए भी दर्जनों सरकारी बाबुओं की मंजूरी चाहिए होती थी। बिल्कुल। और निजीकरण ने हाटे में चल रही सरकारी कंपनियों के दरवाजे प्राइवेट निवेश के लिए खोले और वैश्वीकरण ने भारतीय बाजार को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया। ये एक तरह की शॉक थेरेपी थी, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। बिल्कुल। और इस शॉक थेरेपी के शानदार नतीजे हमें 8वीं पंचवर्षीय योजना में देखने को मिले, जो 1992 से 1997 तक चली। हाँ, ये जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी और दस्तावेज के अनुसार ये अब तक की सबसे सफल योजनाओं में से एक थी। लेकिन इसमें एक और बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। अब अर्थव्यवस्था के केंद्र में केवल कारखाने, सीमेंट और स्टील नहीं थे, बल्कि पहली बार इंसान आ गए थे। हाँ, मानव संसाधन विकास यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इस पर मुख्य फोकस आ गया। और इसी दौर में सत्ता का असली विकेंद्रीकरण भी हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन। 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायती राज को मजबूत किया गया, ताकि सत्ता जमीन तक पहुंचे, बल्कि गांव की चौपालों तक जाएगी। और 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का सदस्य भी बना। लेकिन 1991 के सुधारों की असली परीक्षा 9वीं योजना में हुई, जो 1997 से 2002 तक चली। इस दस्तावेज में इसे ट्रायल बाय फायर यानी अग्नि परीक्षा कहा गया है। और ये नाम एकदम सटीक है। हाँ, क्योंकि इस दौरान 3 ऐसे भयानक झटके लगे जो किसी भी अर्थव्यवस्था को डुबाने के लिए काफी थे। 1997 में एशियाई वित्तीय संकट आया, जिससे दुनिया भर के बाजार हिले हुए थे। फिर 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण हुए, जिसके जवाब में शक्तिशाली देशों ने भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। और फिर 1999 में कारगिल का युद्ध छिड़ गया। बाप रे, एक के बाद एक संकट। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, इन तमाम झटकों, प्रतिबंधों और युद्ध के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ढही क्यों नहीं? इसका सीधा सा जवाब यह है कि 1991 के LPG सुधारों ने भारत की बुनियाद को भीतर से बहुत मजबूत कर दिया था। अर्थव्यवस्था में अब बाहरी झटकों को सहने की गजब की क्षमता आ गई थी। और इसी आत्मविश्वास का असर 10वीं योजना में दिखा, जो 2002 से 2007 तक चली। हवाई बातों और अस्पष्ट वादों की जगह इतिहास में पहली बार ठोस और पक्के नंबर तय किए गए, क्वांटिटेटिव टारगेट्स। हाँ, साहसिक लक्ष्य रखे गए, जैसे अगले 10 सालों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना, गरीबी को 5% कम करना और साक्षरता को 75% तक ले जाना। बिल्कुल, ये समझ लिया गया था कि बिना अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा के कोई भी आर्थिक विकास टिकाऊ नहीं हो सकता। फिर आता है 11वीं योजना का दौर, 2007 से 2012 तक, जिसकी रूपरेखा सी रंगराजन ने तैयार की थी। अब विकास की परिभाषा बदल रही थी। फोकस था तेज और अधिक समावेशी विकास। समावेशी यानी ऐसा विकास जिसका फायदा सिर्फ शहरों के चंद लोगों तक न रहे, बल्कि समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। और इसी दौर में कुछ ऐसे गेम चेंजर्स आए जिन्होंने जमीनी हकीकत बदल दी। शिक्षा को एक बुनियादी जरूरत से निकालकर कानूनी अधिकार यानी RTE बना दिया गया, राइट टू एजुकेशन। हाँ, और सबसे बड़ी बात, गांव के मजदूरों को साल में 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी देने वाली मनरेगा योजना आई। ये बहुत बड़ा कदम था। और इसके बाद 12वीं योजना आती है 2012 से 2017, जो भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना साबित हुई। आखिरी योजना। हाँ, इसका नारा था तेज, अधिक समावेशी और सतत यानी सस्टेनेबल विकास। पहली बार पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की बात को आर्थिक विकास के केंद्र में रखा गया। पर विकास तो तेजी से हो रहा था, लेकिन सत्ता के गलियारों में एक अजीब सी बेचैनी थी।
क्या 65 साल पुरानी एक संस्था, योजना आयोग, जो एक हेडमास्टर की तरह काम करती थी, वो आज के खुले, बाजार आधारित युग में प्रासंगिक रह गई थी? यही वो सवाल था जिसने सोचने के नजरिए को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। बदलाव था 15 अगस्त 2014 को लाल किले से योजना आयोग को खत्म करने की ऐतिहासिक घोषणा कर दी गई। और कारण बहुत स्पष्ट थे। यह एक टॉप डाउन मॉडल था, मतलब दिल्ली में बैठे कुछ बाबू पूरे देश के लिए एक जैसी योजना बनाते थे। वही वन साइज फिट्स ऑल का पुराना फॉर्मूला। जो नीति केरल के लिए सही है, वही नीति बिहार के लिए कैसे काम कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। राज्यों की अपनी अलग अलग चुनौतियां थीं। 1991 के बाद की बदलती दुनिया में इस कठोर व्यवस्था की एक्सपायरी डेट आ चुकी थी। और इसीलिए 1 जनवरी 2015 को जन्म होता है नीति आयोग का। हाँ, जहां योजना आयोग नीतियां थोपता था, वहीं नीति आयोग बॉटम अप तरीके से काम करता है, मतलब जमीन से सुझाव लेकर नीतियां बनाना। सही कहा। नीति आयोग अब कोई हेडमास्टर नहीं है, बल्कि एक थिंक टैंक है, ज्ञान का एक ऐसा केंद्र जो राज्यों को उनकी जरूरत के हिसाब से सलाह देता है। और सबसे बड़ी बात, इसके पास राज्यों को फंड बांटने की कोई शक्ति नहीं है। बिल्कुल, ये काम अब सीधे वित्त मंत्रालय करता है। इसका पूरा जोर सहकारी संघवाद यानी कॉपरेटिव फेडरलिज्म पर है, राज्यों के साथ मिलकर टीम की तरह काम करना। तो वो ये है कि आर्थिक नीतियां कभी भी पत्थर की लकीर नहीं होती। बिल्कुल नहीं। जब समय बदलता है, चुनौतियां बदलती हैं, तो संस्थाओं को भी खुद को बदलना पड़ता है। ये 65 वर्षों का सफर 5 स्पष्ट चरणों की कहानी है। पहले बुनियादी ढांचे पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण, फिर गरीबी हटाओ का दौर, उसके बाद 1991 के दिवालियेपन के कगार से उदारीकरण की ओर छलांग, फिर समावेशी विकास। हाँ, और अंत में नीति आयोग के साथ सहकारी संघवाद का जन्म।